मीन कॉम्फ हिंदी में मतलब होता है मेरा संघर्ष। ये जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। मीन कॉम्फ में हिटलर लिखता है, प्रोपेगेंडा का काम उस निष्पक्ष सत्य की खोज करना नहीं है जिससे कि दूसरे पक्ष को फायदा हो जाए या वो न्याय के सिद्धांतों पर खरा उतरे। प्रोपेगेंडा का मकसद है सत्य के सिर्फ उस पहलू को बाहर लाना जिससे कि अपना लाभ हो। साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 2 साल बाद उसने एक फिल्म बनवाई, ट्रायम्फ ऑफ द विल, यानी संकल्प की जीत। बाद में यह जर्मन लोगों के संकल्प का वशीकरण मंत्र साबित हुआ। इसने हिटलर के दूसरे स्याह पक्ष पर से लोगों का ध्यान हमेशा के लिए जैसे हटा दिया। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसमें हिटलर ने उन सभी सिद्धांतों को धरातल पर उतारा जिसे उसने मीन कॉम्फ में कलमबद्ध किया था। ट्रायम्फ ऑफ द विल की पूरी कहानी क्या है? 86 बरस बाद भी इस फिल्म का प्रभाव खत्म क्यों नहीं हुआ? दुनिया भर में प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल का पैटर्न क्या है? और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किस तरह से अब भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रही है? इन सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं दुनियावी मामलों पर लल्लन टॉप का शो दुनियादारी। साल था 1919, जून महीने की 28वीं तारीख। इस दिन वर्साय के महल में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच संधि हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद की स्थिति तय करने के लिए जर्मनी पराजित वाली साइड में था, इसलिए विजेता देशों ने उसके ऊपर कई निष्ठुर शर्तें थोप दी। मसलन वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी के पास 19 लाख सैनिक थे। उसे कहा गया इसे घटाकर 1 लाख करो। जर्मनी को अपने हथियार सरेंडर करने पड़े, कई इलाकों पर से दावा छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उसे लड़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कहा गया। जर्मनी के पास इन शर्तों को मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। जिस समय वर्साय में जर्मनी अपमानित हो रहा था, उस समय हिटलर एक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती था। पहले विश्व युद्ध के दौरान एक हमले में वो घायल हो गया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हिटलर मन मसोस कर रह गया। वो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास साधन थे और ना ही उसे कोई जानता था। बाद के दिनों में उसने लिखा कि जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर था तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जर्मनी को आज़ाद कराऊंगा, मैं उसे एक दिन महान बनाऊंगा। मुझे पता था कि लोग मेरी भावनाओं को आसानी से समझेंगे। अस्पताल से निकलने के बाद हिटलर वापस सेना में जाना चाहता था, लेकिन वहां उसके लिए जगह नहीं थी। तब हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। यही पार्टी आगे चलकर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहलाई और बाद में इसी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना गया। हिटलर पार्टी की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। उसके भाषण से लोग पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। वो पार्टी के लिए पोस्टर बनाने और स्लोगन तैयार करने का काम भी करने लगा। हिटलर को लगता था कि जर्मनी की सेना अजेय है, उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मित्र सेनाओं ने उसका ये भ्रम तोड़ दिया था। हिटलर को महसूस हुआ कि इस मित्र सेना के पास कुछ तो ऐसा है जो जर्मनी के पास नहीं है। गहन चिंतन मनन के बाद उसने वो चीज खोजी। हिटलर के मुताबिक हार और जीत का अंतर तय करने वाली चीज प्रोपेगेंडा थी। उसने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया। 1933 में जब जर्मनी का वो चांसलर बन गया, उसके बाद उसने न्यूरेमबर्ग में नाजी पार्टी की रैली की। इसी रैली पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, विक्ट्री ऑफ द फेथ, और इसे बनाने वाली थी लेनी रिमेनस्टाफ। विक्ट्री ऑफ द फेथ हिटलर के चांसलर बनने के मोमेंट को कैप्चर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें नाजी नेता एस्ट होम को मुख्य किरदार के तौर पर दिखाया गया था। होम नाजी पार्टी के मिलिट्री विंग का कमांडर था। हिटलर से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन फिर हिटलर को होने लगा शक कि उसके करीब मौजूद लोग उसके लिए खतरा बन सकते हैं, और इसे टालने के लिए ऐसे लोगों को रास्ते से हटाने का आदेश दे दिया गया। और इसी क्रम में 1 जुलाई 1934 को होम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर ऑफ द फेथ। बहरहाल हिटलर ने विक्ट्री ऑफ द फेथ की सभी कॉपीज को जलाने का भी आदेश दिया। हालांकि इसकी एक कॉपी 5 दशक बाद ईस्ट जर्मनी में मिल गई थी। कहानी आगे बढ़ती है। अगस्त 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल हिंडनबर्ग की मौत हो गई। अब हिटलर को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। उसने चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिला दिया और नई उपाधि धारण की, फ्यूरर, लीडर और गाइड। हिटलर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। उसे इस बादशाहत को जनता के दिलों में स्थापित करना था, साथ ही आने वाले समय की गतिविधियों को वैधता का चोला पहनाना था। इसके लिए उसने फिल्म का माध्यम चुना। हिटलर रिफेनस्टाफ से खासा प्रभावित था पिछली डॉक्यूमेंट्री के चलते, तो उसी को मिलने के लिए बुलाया और फिर मीटिंग में तय हुआ कि 1934 में होने वाली नाजी पार्टी की रैली पर फिल्म बनाई जाए नए सिरे से, और रिफेनस्टाफ इसके लिए राजी हो गई। सितंबर 1934 में हुई रैली को बखूबी कैमरे में कैद किया गया और एडिटिंग के बाद जो फिल्म निकली उसको कहा गया
ट्रायम्फ ऑफ द विल, और 1935 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। ये फिल्म हिटलर की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। क्या था इसमें? पहले सीन में कैमरा न्यूरेमबर्ग के ऊपर है। इसमें शहर की ऐतिहासिक इमारतों पर लगे नाजी झंडे दिखते हैं। अगले दृश्य में हिटलर प्लेन से उतरता है। इसे इस तरह से दिखाया गया है मानो कोई ईश्वरीय अवतार धरती पर प्रकट हो रहा है। जिधर से भी हिटलर गुजरता है वहां लाखों की संख्या में लोग उसकी झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं। फिल्म में लयबद्ध परेड करती सेना है और बार बार दिखता नाजी झंडा है। इस पूरी फिल्म में कमेंट्री नहीं है, हिटलर और नाजी पार्टी के नेताओं के भाषण हैं। नाजी नेता अपने भाषण में हिटलर को मसीहा बताते हैं और उसके प्रति वफादारी की कस्में खाते हैं। रुडोल्फ हेस, एक उदाहरण देता हूं आपको, अपने भाषण में जोर देकर कहता है, पार्टी हिटलर है, हिटलर जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी ही हिटलर है। फिल्म में यह जोर देकर बताया गया कि अगर जर्मनी को कोई उसका खोया हुआ गौरव लौटा सकता है तो वो हिटलर है। अगर हिटलर नहीं रहा तो जर्मनी खत्म हो जाएगा। और इस तरह से एक राष्ट्र के अस्तित्व को एक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया गया। इस फिल्म को सफल बनाने के लिए भयानक प्लानिंग की गई थी। पूरे न्यूरेमबर्ग में पुल और सड़कें बनाए गए, लोगों को लंबी चौड़ी ट्रेनिंग दी गई। पूरा इवेंट बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ था। फिल्म अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हुई। जिस समय न्यूरेमबर्ग में शूटिंग चल रही थी उस समय तक जर्मनी में यहूदी, अश्वेत, रोमा और दूसरे कथित अशुद्ध लोगों पर अत्याचार शुरू हो चुका था। यहूदियों को घेटों में बंद किया जाने लगा था। लेकिन ट्रायम्फ ऑफ द विल में उस अत्याचार का एक हिस्सा तक नहीं है, क्योंकि यह हिटलर की प्रोपेगेंडा का पहला उसूल था, जो हिस्सा तुम्हारे फायदे के लिए खतरा हो उसे गायब कर दो। जब नाजी जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अवांछित लोगों को गैस चैम्बर में जला रहा था, सामूहिक नरसंहार कर रहा था, उस दौरान जर्मन जनता इस पूरी आतताई कार्रवाई को एक भ्रम समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके प्यारे फ्यूरर को, उनके प्यारे सुप्रीम लीडर को बदनाम करने की साजिश है। वो इसे झूठ मानकर टाल रहे थे। जो मानवता के खिलाफ हो रहे अपराध से वाकिफ थे वो इसका हिस्सा बन चुके थे और इसे वाजिब ठहरा रहे थे। उन्हें लग रहा था हिटलर कुछ कर रहा है तो सोच समझकर ही कर रहा होगा। इस फिल्म की कथित सफलता का आलम यह है कि आज भी नाजी समर्थक लोग इसे देखने के बाद यहूदियों के नरसंहार की बात मानने से इनकार कर देते हैं। हिटलर का युग बीतने के दशकों बाद भी ये स्थिति हमें बताती है प्रोपेगेंडा का असर क्या होता है। प्रोपेगेंडा के इतिहास की बात करें तो सदियों से होता आ रहा है। प्राचीन ग्रीक और एथेंस के समय से अस्तित्व में है। इसका प्रयोग कमोबेश मत भिन्नताओं को खत्म करने के लिए किया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी प्रोपेगेंडा वॉर अपने एक चरम पर पहुंचा। पोस्टर, स्लोगन, फिल्म और गानों के जरिए दुश्मन को हतोत्साहित करने की कोशिश। इसके जरिए सेना में नए लोगों को लाने के लिए प्रोत्साहन, लोगों में देशभक्ति का जुनून भरा जाना ताकि युद्ध के समय राष्ट्रीय एकता कायम रहे। मसलन एक पोस्टर था जिसमें जर्मन सैनिक को राक्षस के तौर पर दिखाया था यूरोपियन देशों ने, जो एक महिला को उठाकर भाग रहा होता है। इस पोस्टर के जरिए जर्मन सेना को जो दूसरे देश थे उन्होंने आतताई दिखाने की कोशिश की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो अमेरिका ने फैक्ट्री में काम करती महिलाओं की तस्वीरों का खूब प्रचार किया और इसके जरिए घरेलू मोर्चे पर समर्थन जुटाया। युद्ध के दौरान विरोधी सेनाएं एक दूसरे की सीमाओं में लीफलेट गिराती हैं। इसमें कई दफा फर्जी अफवाहें होती हैं, कई दफा दुश्मन सेनाओं में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश होती है। मसलन 1971 के वॉर में हमारे जनरल जो बाद में फील्ड मार्शल बने, मानिक शाह, उन्होंने ढाका में पैम्फलेट गिरवाए थे जिसमें पाकिस्तान की सेना को कहा गया था सरेंडर कर दो तो जीवित रहोगे, और उसका भी मनोवैज्ञानिक असर खूब हुआ था। बाकी आर्मी तो हमारी लगातार घेरा मजबूत कर ही रही थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल नहीं रुका। नए माध्यमों के आने से इसका दायरा विस्तृत हुआ। कई दफा तानाशाहों ने अपने राज को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को भ्रम में रखा, सब बढ़िया हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, मैं ही तुम्हारा नेता हूं, मैं ही तुम्हारा इकलौता हित चिंतक हूं। उदाहरण, कंबोडिया के पोल पॉट, उसे किलिंग फील्ड्स के लिए याद किया जाता है। उसके शासनकाल में कम से कम 25 लाख लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जब तक पोल पॉट शासन में रहा उसने सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया। फिल्में बनवाता था जिसमें किसान हंसते गाते थे, पत्रकारों को चुनिंदा जगहों पर ले जाता था जहां सब बढ़िया दिखता था। इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन ने अपनी ईश्वरीय छवि बना रखी थी। हर जन्मदिन के मौके पर वो अपने लोगों को अपनी मूर्ति का तोहफा देता। कहते हैं कि एक समय इराक में जितने लोग थे उतनी ही संख्या में सद्दाम के पोस्टर भी थे। वो साबित करना चाहता था कि उसके अलावा इराक में किसी और की सत्ता नहीं। एक और उदाहरण सुन लीजिए हेती का। वहाँ 50 के दशक में पापा डॉक नाम का तानाशाह हुआ। अपने शासन के अंतिम दिनों में उसने अपना एक पोस्टर लगवाया हैती में। इसमें पापा डॉक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा है और पीछे ईसा मसीह आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं। पोस्टर पर बस एक लाइन, आई हैव चोजन हिम।
इंसान इंसान को चुनौती दे सकता है, पर यहाँ तो ईश्वर का फैसला बताया जा रहा था। लोगों को इस प्रोपेगेंडा पर भरोसा करना पड़ा। जब पापा डॉग की मौत हुई तो पोस्टर में 2 बदलाव किए गए। कुर्सी पर बैठे पापा डॉग की जगह बेटे बेबी डॉग ने ले ली और ईसा मसीह के स्थान पर पापा डॉग आ गए। लाइन वही रही, आई हैव चोजन हिम। ये प्रोपेगेंडा का चरम है, जहां इंसान खुद को ईश्वर साबित कर दे ताकि उसे चुनौती देने वाला ईश्वर विरोधी दिखने लगे। कभी विरोधियों को ईश्वर विरोधी बताया जाता है, कभी देश विरोधी बताया जाता है। पर मसला यह है कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज की खबर प्रोपेगेंडा से जुड़ी है। कुछ ज्यादा ही लंबा इंट्रो हो गया। माहौल बनाना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है इतिहास का, ताकि वर्तमान की आप वजह को समझ सकें। मीडिया रपटे आ रही कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत को बदनाम करने के लिए बांग्लादेश की मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट में दावा है कि आईएसआई ने इसके लिए 1 करोड़ बांग्लादेशी टका का फंड जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारियों ने कहा कि आईएसआई ने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया। उनके जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है। अभी इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसमें अविश्वसनीयता की गुंजाइश बहुत कम है। 27 सितंबर 2021 को उरी में लश्कर तैयबा का एक आतंकी पकड़ा गया था। उसने बताया कि आईएसआई कश्मीर के बारे में भी दुष्प्रचार करती रहती है। ये प्रचार करती है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना मुस्लिमों का नरसंहार कर रही है। इसी दुष्प्रचार के जरिए नए लोगों को घुसपैठ करने या भारत में आतंकी हमले के लिए तैयार भी किया जाता है। जुलाई 2021 में फेसबुक ने 40 से अधिक अकाउंट सस्पेंड किए थे। इन अकाउंट से भारत में मुस्लिमों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर अनाप शनाप अफवाहें फैलाई जा रही थी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई अकाउंट अल्फा प्रो नाम की एक पाकिस्तानी पीआर फर्म से जुड़े थे। इस फर्म के क्लाइंट्स में DGISPR भी था। ये पाकिस्तानी आर्मी का इंफॉर्मेशन विंग है जो आईएसआई को सपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की लिस्ट लंबी है। पाकिस्तान के इस पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें लगा कि प्रोपेगेंडा के बारे में आपको बताएं। प्रोपेगेंडा अपने आप में हमेशा नकारात्मक नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी संदेश को सटीक तरीके से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना। लेकिन जिस तरह से नेता और कुछ देशों ने इसका इस्तेमाल गलत फायदे के लिए किया, प्रोपेगेंडा शब्द सुनते ही अब हमारे कान खड़े हो जाते हैं। दुनियादारी में बड़ी खबर यहीं पर समाप्त, लेकिन अभी सुर्खियां बाकी हैं। पहली सुर्खी सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के इंटेलिजेंस विंग के पूर्व चीफ साद अल जबरी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में अल जबरी ने कहा कि MBS ने एक बार किंग अब्दुल्ला को मारने का प्लान बनाया था। MBS ने कहा था कि उनके पास एक जहरीली अंगूठी है जिसे छूने भर से किंग अब्दुल्ला को मारा जा सकता है। जून 2017 में गृहमंत्री अल नायफ को नजरबंद भी कर लिया गया। उनकी जगह पर MBS को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। अल जबरी नायफ के मंत्रालय में नंबर 2 की भूमिका में थे। अल नायफ की नजरबंदी से ठीक पहले वो देश छोड़कर भाग चुके थे। तब से वो कनाडा में रह रहे हैं। अल जबरी ने यह आरोप भी लगाया कि MBS ने उनकी हत्या के लिए 2018 में टाइगर स्क्वाड भेजा था, लेकिन वो किसी तरह बच गए। साद अल जबरी के 2 बच्चे और दामाद अभी भी सऊदी अरब की जेल में बंद हैं। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी सूडान से है, जिसके बारे में हमने कल आपको विस्तार से बताया था, तख्ता पलट के बारे में। यहाँ 25 अक्टूबर की सुबह सेना ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और कैबिनेट मिनिस्टर को हिरासत में लिया था। उन्होंने सिविलियन मिलिट्री काउंसिल को भंग कर आपातकाल का ऐलान कर दिया था। इस काउंसिल की स्थापना अगस्त 2019 में हुई थी। 29 सालों से कुर्सी पर काबिज ओमर अल बशीर को हटाने के बाद ये काउंसिल अस्थायी सरकार की भूमिका में थी। इसका काम था 2023 में होने वाले लोकतांत्रिक चुनाव के लिए रास्ता बनाना। काउंसिल भंग होने के बाद अब सूडान पर सेना अकेले राज कर रही है। इस तख्ता पलट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। झड़प भी हो रही, जिसमें अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं, 140 से ज्यादा घायल हैं। इस बीच अमेरिका ने सूडान को दी जाने वाली मदद रोकने का ऐलान किया है। सूडान में पहले से ही आर्थिक संकट है। सैन्य तख्ता पलट की स्थिति में संकट और विकराल होने की आशंका जताई जा रही है। सूडान के तख्ता पलट और इतिहास पर विस्तार से आप जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको कल की दुनियादारी का लिंक मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।